नमस्कार। ऋग्वैदिक काल में भारत वंश में एक राजा हुए, राजा सुदास। कहते हैं कि उन्हें 10 राजाओं के गठबंधन के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई लड़नी पड़ी थी, जिसे बैटल ऑफ द 10 किंग्स या दशराज युद्ध कहा गया। राजा सुदास की बड़ी जीत हुई और यहीं से नींव पड़ी कुरु राज्य की। इसी वंश के एक और राजा हुए, राजा हस्ती। गंगा के बाएं किनारे पर असंधिवत नाम की जगह उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, लेकिन भीषण बाढ़ के कारण वह जगह उजड़ गई और इसके बाद राजा हस्ती ने हस्तिनापुर में कुरुवंश की राजधानी बनाई। आगे चलकर इसी की गद्दी के लिए महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। पांडवों की जीत हुई। कुरुक्षेत्र की धूल जब शांत हुई तो युधिष्ठिर ने राजपाट संभाला और उनके बाद अर्जुन के पोते परीक्षित ने, फिर उनके बेटे जन्मेजय ने। पीढ़ी दर पीढ़ी कुरुवंश का शासन इसी तरह चलता रहा। हस्तिनापुर की चमक बरकरार रही। वह शहर जिसे जीतने के लिए 18 दिन तक लाशें बिछती रहीं, वह एक वैभवशाली शहर बना। लेकिन फिर वक्त बदला, ना कोई दुश्मन फौज आई, ना कोई विदेशी हमला हुआ। फिर भी एक साम्राज्य घुटनों पर आ गया। आखिर पांडवों के वंशजों को अपनी सबसे प्रिय राजधानी क्यों छोड़नी पड़ी? वो क्या मजबूरी थी कि राजा निचक्षु को रातों रात शहर खाली करके हुक्म देना पड़ा? नमस्ते, मैं हूं कृष्ण कुमार। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और आज हम जानेंगे कि भारत वंश की राजधानी हस्तिनापुर के अंत की कहानी। मान्यता है कि भारत हस्तिनापुर आज के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है। मेरठ शहर से इसकी दूरी करीब 40 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 140 किलोमीटर दूर पड़ता है। भौगोलिक रूप से इलाका गंगा के पुराने तट पर बसा है, जिसे गंगा यमुना का द्वाब कहा जाता है। द्वाब माने तो दो नदियों के बीच का इलाका। वर्तमान में मेरठ की मवाना तहसील के अंदर एक नगर पंचायत है, जहां पांडव टीला पड़ता है। महाभारत की कहानी में हम पांडवों की जीत की कहानी सुनते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि पांडवों के बाद हस्तिनापुर का हुआ क्या? तो कहानी को यहीं से शुरू करते हैं। महाभारत काल युद्ध के ठीक बाद से महाभारत का भीषण युद्ध जब समाप्त हो गया, कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी पर अब घास उगने लगी, लेकिन वो 18 दिन इतिहास के सीने पर ऐसे घाव देकर गए जिसे भरने में सदियां लगने वाली हैं। पांडव जीत तो गए थे, लेकिन उनके पास राज करने के लिए बचा था एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नौजवान पीढ़ी ही खत्म हो गई। युधिष्ठिर ने 36 साल फिर भी शासन किया और फिर वक्त आया उनके संन्यास लेने का, हिमालय जाने का। राजपाट छोड़ दिया। अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बनाया गया। परीक्षित पांडव वंश के इकलौते वारिस थे। जब उन्होंने हस्तिनापुर की कमान संभाली तो शहर की हालत एक थके हुए योद्धा जैसी थी। परीक्षित ने फिर से संभाला इसे। इतिहासकार हेमचंद्र राम चौधरी अपनी किताब पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया में लिखते हैं कि परीक्षित का राज्याभिषेक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब हम इतिहास कहते हैं तो हम महाभारत की कहानी के हवाले वाला इतिहास कह रहे हैं। यहीं से वैदिक काल के अंत और एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत बताई जाती है। परीक्षित ने बिखरी हुई व्यवस्था को जोड़ा। हस्तिनापुर की सड़कें फिर से गुलजार हुई। बाजार में अनाज आया। परीक्षित के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने धर्म और प्रशासन के बीच एक संतुलन बनाया। उनके दौर में कुरु साम्राज्य की सीमाएं फिर से फैलने लगी। परीक्षित के बाद उनके बेटे जन्मेजय
राजा बने। जन्मेजय का शासनकाल हस्तिनापुर के लिए शक्ति प्रदर्शन का दौर लौटकर ले आया। उन्होंने तक्षशिला तक अपनी धाक जमाई। जन्मेजय के अश्वमेध यज्ञ में यह बात साबित हुई कि हस्तिनापुर फिर से उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। जन्मेजय के दरबार में विद्वान बैठते थे और यहीं पर पहली बार महाभारत की कथा सुनाई गई। क्या हुआ था पीढ़ियों पहले? पीढ़ियां बदली। जन्मेजय के बाद शातनीक आए, फिर अश्वमेध दत्त और फिर अधिसीन कृष्ण। अंत में वह नाम आता है जिनके समय में पूरी कहानी बदलती है। राजा निचुक्ष के वक्त में हस्तिनापुर का एक महानगर बन गया। गंगा के किनारे बसे इस शहर की भव्यता की चर्चा हर तरफ थी। व्यापार के लिए गंगा एक लाइफलाइन थी। नावों के जरिए सामान दूर दूर तक चला जाता था। महलों की नक्काशी, ऊंचे बुर्ज इस बात की गवाही देते थे कि पांडवों की विरासत सुरक्षित है। लेकिन अचानक से सब कुछ बदला। कुदरत ने करवट ली। पहले तो इसे सामान्य माना गया। कभी बारिश कम होती, कभी सर्दी ज्यादा पड़ती, कभी असली आफत का पता तब चला जब कुरुक्षेत्र के पश्चिम छोर से बदहवास किसान भागते हुए कैपिटल यानी राजधानी में आए। हस्तिनापुर में आंख में उनके दहशत और उनके हाथ में अनाज की वह सूखी बाली जिन्हें किसी ने बेरहमी से कुतर दिया था। दरबार में डिस्कशन हुआ, शोर मचा। मंत्रियों ने मामूली समस्या बताया, लेकिन राजा जानते थे कि किसी फौज का हमला नहीं है, कुछ और है। उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाएं अपने साथ एक ऐसी आवाज लेकर आ रही थी जो कि बड़े तूफान के आने से पहले का संकेत था, और यह आवाज थी मटाची की। हस्तिनापुर के वैभव का ग्रहण लगने की शुरुआत किसी दुश्मन की तलवार से नहीं हुई। इसकी शुरुआत एक कुदरती यानी पर्यावरण के हमले से हुई। पुराणों में इसे मटाची का हमला कहा गया। छंदों के उपनिषदों में एक लाइन आती है, मटाची हेतिषु कुरुषु, यानी मटाची ने कुरु देश को तबाह किया। अब मटाची क्या था? विद्वान इसे लेकर दो मत रहते हैं। कुछ इसे टिड्डियों का दल मानते हैं और कुछ का कहना है कि आसमान से ओले गिरे थे। टिड्डी वाली थ्योरी के मुताबिक खेत में अनाज लहलहा रहा था। हस्तिनापुर के भंडार भरने की तैयारी थी। तभी पश्चिम की दिशा से एक भूरा बादल उठा, और यह बादल पानी का नहीं, लाखों करोड़ टिड्डियों की फौज का था। टिड्डियों का एक छोटा ग्रुप जिसमें कुछ लाख टिड्डियां होती हैं, उतना अनाज खा जाती हैं जितना 35,000 लोग खाते हैं। ये टिड्डियों का दल लाखों करोड़ों में था। अचानक हस्तिनापुर का आसमान काला हो गया। टिड्डियां जमीन पर उतरी, पत्तियां चटकी, उन्होंने तने कुतरे, फल खाए, अंत में जड़ों को भी नहीं छोड़ा। चंद घंटों के भीतर कुरुक्षेत्र का हरा भरा भूगोल बंजर रेगिस्तान सा हो गया। राजा निचक्षु के सिपाही किसान असहाय रह गए, क्योंकि उस जमाने में टिड्डियों को भगाने का तरीका नहीं था। कीटनाशक नहीं थे, शोर मचाने वाले आधुनिक यंत्र नहीं थे। शोर से भागती टिड्डियां तो थालियां पीटी गई, आग जलाई गई, लेकिन जो भी किया गया कुदरत के इस हमले के सामने विफल रहा। अब फसल बर्बाद होने का मतलब अकाल, और ये मामूली अकाल नहीं था, एक ऐसी भुखमरी थी जिसने हस्तिनापुर की सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ डाला। उपनिषदों में, छंदों में एक अकाल का जिक्र मिलता है, और यह कहानी ऋषि उशस्ती चक्रनायक की है। उशस्ती चक्रनायक और उस दौर के बड़े विद्वान थे। अकाल
उन्हें दर दर भटकने पर मजबूर किया। उनकी पत्नी के साथ इब्याहम पहुंचे और उन्होंने देखा कि आदमी उर्द खा रहे हैं। उशस्ती चोटी के विद्वान इतने भूखे थे कि उन्होंने उस व्यक्ति से उसका बचा हुआ झूठा अनाज मांग लिया। उस व्यक्ति ने कहा कि झूठा है, कैसे खाएंगे? उशस्ती ने जवाब दिया कि अगर मैं ये नहीं खाऊंगा तो जिंदा नहीं बचूंगा। तो एक छोटी सी घटना उस समय की भयानक हकीकत बयां करती है। एक ऐसे बड़े ऋषि को अपनी जान बचाने के लिए झूठा अन्न मांगना पड़ जाए तो आप जनता की हालत क्या रही होगी। लोग घास फूस खाने को मजबूर थे, जानवर मर रहे थे, कानून व्यवस्था बिगड़ गई थी। अनाज के जो गोदाम थे उन पर हमले हुए। राजा निचक्षु के सामने सब कुछ हो रहा था। उनके सामने बड़ी चुनौती आ गई थी। वे अपनी जनता को खिलाएं क्या? व्यापार ठप हो गया क्योंकि पड़ोसी राज्यों में भी हालत खराब थी। हस्तिनापुर की जो अर्थव्यवस्था, उस समय अर्थव्यवस्थाएं ज्यादातर खेती पर ही टिकी होती थी, उसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई। फिर मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। राजा निचक्षु की अभी अकाल और भूखमरी से निपटने की योजना बना ही रहे थे कि हिमालय की वादियों में कुछ और पक रहा था। उस साल पहाड़ों पर बर्फ ज्यादा गिरी। गर्मी शुरू हुई तो बर्फ तेजी से पिघलती। हस्तिनापुर के किनारे बहने वाली शान गंगा ने अपना फिर रंग बदलना शुरू किया। बाढ़ इतनी ताकतवर थी कि उसने बस्तियों को उजाड़ दिया होगा, इंसानों को वहां से हटने के लिए मजबूर किया होगा। आज की गंगा नदी हस्तिनापुर के पुराने टीले से लगभग 7 किलोमीटर दूर बहती थी, लेकिन खुदाई में मिले सबूतों के मुताबिक करीब 2800 साल पहले नदी शहर की दीवार को छूकर निकलती होगी। बाढ़ से हुई मिट्टी के कटाव ने शहर की नींव को तब खोखला किया होगा। यानी जिस हस्तिनापुर को बाढ़ से बचाने के लिए राजधानी बनाया गया था, उसके अंत का कारण भी एक बाढ़ बनी थी। इस बाढ़ का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। मत्स्य पुराण और वायु पुराण में भी लिखा है कि जब गंगा ने नाग सहाय यानी हस्तिनापुर को बहा दिया और निचक्षु को उसे छोड़कर कौशम जाना पड़ा, यानी संभवतः मटाची के हमले और गंगा की बाढ़ ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि राजा निचक्षु को हस्तिनापुर को छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। उस समय के हिसाब से यह एक बहुत ही बड़ी घटना रही होगी। किसी राजधानी को युद्ध की वजह से छोड़ना अलग बात है, लेकिन प्रकृति के डर से भागना एक राजवंश के सामने कितनी बड़ी चोट रही होगी। लेकिन निचक्षु के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अनाज नहीं था, बीमारी फैल रही थी, रहने की जगह भी पानी में समाने लगी थी। तो हुक्म जारी हुआ कि शहर को खाली करो। तो फिर हस्तिनापुर से दक्षिण की तरफ पलायन शुरू हुआ। हजारों की संख्या में लोग अपना सामान लेकर निकले। बैलगाड़ियों पर अनाज के बचे कुचे दाने लादे गए, बूढ़े बच्चे कंधों पर रखे गए। राजा निचक्षु ने अपने साथ पुरुवंश के पवित्र अग्नि और पूर्वजों की निशानियां भी रखी। सवाल ये आया कि जाएंगे कहां? निचक्षु ने चुना कौशांबी को। कहानी कहती है कि जब अपने लोगों के साथ कौशांबी पहुंचे अपने लोगों के साथ, तो उन्होंने यमुना के किनारे एक सुरक्षित जगह चुनी। आज के प्रयागराज के करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित यह जगह सामरिक रूप से मजबूत थी। कौशांबी में यमुना ने शहर के 3 तरफ से घेरा हुआ था, तो विदेशी हमलों का रिस्क कम था। नदी पार करके आना पड़ेगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण ट्रेड रूट उत्तर पथ पर स्थित था। उत्तर पथ प्राचीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड रूट था, यानी व्यापार का एक रूट था।
जो समुद्री रास्ते से या पानी के रास्ते से होता था। निचक्षु ने कौशाम्बी को सिर्फ बसाया नहीं, उसे उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी बनाया। कौशाम्बी की खुदाई में भी प्रोफेसर बीबी लाल को वही पेटेंट ग्रेवर मिले जैसे हस्तिनापुर में मिले थे। तो कड़ियों को आपस में जोड़ा गया। दावा किया गया कि जो लोग हस्तिनापुर में रहते थे वही संस्कृति लेकर कौशाम्बी गए होंगे। हस्तिनापुर छोड़ने के बाद कुरुवंश का नाम बदला गया। इसके बाद उन्हें कहा गया वत्स। निचक्षु की आने वाली पीढ़ियों ने कौशाम्बी को फिर इतना शक्तिशाली बनाया कि युद्ध के समय तक वत्स भारत के 16 महाजनपदों में से एक हुआ। निचक्षु के ही वंश में आगे चलकर प्रसिद्ध राजा उदयन हुए, जो युद्ध के समय सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक माने गए। हस्तिनापुर को का आगे क्या हुआ? हस्तिनापुर के पीछे छूटने के साथ ही एक युग का अंत हो गया। लेकिन बाढ़ का पानी उतरने के बाद कुछ लोग वहां वापस लौटे भी। जो शहर जो महाभारत का केंद्र था केवल मछुआरों की बस्ती बन गया, और वैभव और सत्ता जो कौशाम्बी चले गए थे हमेशा वहीं रहे। हस्तिनापुर के अवशेषों की खोज में एएसआई कई बार अपना समय लगा चुके हैं। मसलन 2022 में भी वहां खुदाई की गई। 2014 में 2024 तक मोदी सरकार ने एएसआई को 9,652 करोड़ रुपए दिए। इसमें से 63 करोड़ 27 लाख खुदाई के लिए मिले थे, और इन एक्सपेंसेस में कुछ पुरानी चीजें मिली भी। हस्तिनापुर में पांडव टीला एक बुकेश साइट है जहां पर 2024 में एएसआई ने प्राचीन मूर्तियां और स्तंभों के निशान मिले। इसके आधार पर संभावना जताई गई कि यहां कोई प्राचीन मंदिर रहा होगा। हालांकि इन मूर्तियों और स्तंभों को लेकर अब भी रिसर्च चल रही है। अभी तक ये क्लियर नहीं है ये किस समय के हैं, यानी किस पीरियड्स के हैं, किस स्ट्रक्चर का हिस्सा है। लेकिन आज हस्तिनापुर सिर्फ महाभारत की कहानियों तक ही सीमित नहीं है। जो कभी भारत वंश का पार सेंटर हुआ करता था, आज भी राजनीतिक अहमियत रखता है। इत्तेफाकन कहिए कि 1957 से लेकर अब तक जो दल मेरठ जिले की इस सीट पर जीता, यूपी में उसी पार्टी की सरकार बनी। राजनीतिक दलों को एक्सेल शीट पर जब यह आंकड़ा दिखता है तो स्वाभाविक रूप से हस्तिनापुर सीट पर उनका फोकस बढ़ ही जाता है। हस्तिनापुर की कहानी अकाल, टिड्डियों के हमलों, बाढ़ का एक ऐसा मेल है जो आज के दौर के लिए भी एक चेतावनी है। सिस्टम का फेल होना, संसाधनों की कमी, कुदरत का कहर, यह तीनों चीजें मिलाकर इतिहास भूगोल बदल चुकी हैं। आने वाले वक्त में भी बदल सकती